इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लास 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये बहुत ही देखो छोटा चैप्टर है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है खाली 4 चीज़। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस हमको इसी 4 चीज़ में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इसमें लिखा है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field is called electric charge। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की क्या है, मान लो कोई मैटर है तो उसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कब? जब ये एक कोई किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक चीज़ और समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर नहीं होता है। चलो अब आगे समझते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो इस चैप्टर में इंसुलेटर को बार बार डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाएगा। डाइलेक्ट्रिक भी क्या है, इंसुलेटर है। देखो कंडक्टर तो पता ही है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करे वो चीज़ कंडक्टर, जो ना करे वो इंसुलेटर। अब इनके दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बस कंडक्टर इंसुलेटर तो पता ही होगा। अब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पहली प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कोई चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 या Qn, इन सबको क्या किया जा सकता है, इन सबको ऐड किया जा सकता है। जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 Qn, इन सबको क्या किया जा सकता है, ऐड। ये होता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, ना तो इसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुल मिला के इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, और इसकी यूनिट क्या होती है, Q की कूलम। सी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। और इसके आगे ये साइन मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और ई की वैल्यू तो पता ही होगा, ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ई की वैल्यू है। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। अब आगे समझते हैं चार्ज और मास, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस, देखो 11th में पढ़े थे हम लोग चार्ज, अब अरे 11th में हम लोग मास पढ़े थे, अब क्या आ गया, हम चार्ज आ गया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मास ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब देखो मास तो क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। कुल मिला कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, मास खाली पॉजिटिव हो सकता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता। डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी जो चार्ज होता है वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, वेलोसिटी कितना बढ़ा दो चार्ज वही रहेगा। लेकिन मास क्या होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी बढ़ाओ तो मास भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओ तो मास भी घटेगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है 11th में पढ़ा होगा, एम अपॉन एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तीसरा डिफरेंस है इसका चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, जो भी पढ़ा था। लेकिन मास क्या होता है, क्वांटाइज्ड नहीं होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, कंजर्व भी पढ़ा था। और मास क्या होता है, कंजर्व नहीं होता है। चार्ज में देखो एक चीज़ होता है, पांचवा डिफरेंस, चार्ज इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। देखो जो फोर्स ऑफ चार्ज होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। जो कैसे, चार्ज मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। दोनों चार्ज निगेटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज जैसे एक प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और मास का तो पता है, जैसे ग्रेविटी, जैसे दो मास है
मास के बीच में कौन सा फोर्स होता है, Q होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो बस इसमें ही इतना पढ़ना था। अब आगे देखते हैं कूलम्स लॉ। देखो अब हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कूलम्स लॉ, COULOM, कूलम्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ क्या बताता है, बेसिकली कूलम्स लॉ बताता है अगर कोई चार्ज 1 है, कोई चार्ज 2 है, अगर इनके बीच डिस्टेंस r हम मान लें, तो इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, तो ये दोनों क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चलिए आगे देखते हैं। देखो जो फोर्स है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के। जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के। और जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, रेडियस नहीं, ये इसके बीच का डिस्टेंस r। अगर इन सबको हम कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट होता है फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो ये जो K होता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है ये। यहाँ पर आगे और लिख देंगे Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पास कुछ वैल्यू होती होगी, जो इसके पास वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के ऊपर -2। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2। ये होती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं किसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यही था पूरा कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का क्या है, डेरिवेशन। एग्जाम में आए तो ऐसे ही लिख देना है और बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम क्या है, ये कुछ नहीं है, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम। देखो एफ वैक्यूम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। और एफ मीडियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस है कि होगा, यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सब तो कट ही जाएगा, यहाँ खाली एप्सिलॉन बाकी होगा, यहाँ खाली एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एफ वैक्यूम अपान एफ मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको एफ बी अपान एफ एम को क्या कर देंगे, इसको ले लेंगे ई आर। इसको हम क्या कहेंगे, ई आर, रिलेटिव, इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। को मिला के सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर इसको हम ई आर ले लिए, ई अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट को इधर लेंगे, जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई है हमारे पास, के ऑफ ई आई, क्या के क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन आर, ये। तो बस यही था एब्सोल्यूट परमिटिव, बस इसको थोड़ा रिकॉल रखो। अब आगे बढ़ते हैं कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म,
जब अभी क्वेश्चन करने लगेंगे इस चैप्टर के बाद, तो इसके जो पूरे डाउट है ना क्लियर होने लगेंगे। है बहुत इजी इजी चीज, जिससे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कूलम सजा याद रखो। ये ज़्यादा, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये कुछ नहीं है, बस एफ बी अपन एफ एम कर देना है। यहाँ पे वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन होगा। इसको हम बस एफ बी अपन एफ एम को ई आर मान लिए, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से बस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ये के एप्सिलॉन आ गई। ये है क्या एप्सिलॉन, ये है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। ये तो हम बता ही दे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। अब क्या पढ़ना है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ने से, बस अभी तक स्केलर में पढ़ते हैं, वही चीज क्या पढ़ना है, वेक्टर में पढ़ना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। यहाँ पे अगर मान लो Q1 है, बस वही सेम चीज है, वेक्टर में पढ़ना है। यहाँ पे Q2 है, अब वेक्टर है, तो अगर मान लो वैसे कर दिया, ये डिस्टेंस ए मान लो, ये डिस्टेंस बी मान लो इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये है फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ये फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा। और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से, इसकी वजह से, फोर्स ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अच्छा, अब इनकी दोनों का डिस्टेंस भी एक दूसरे के रिलेटिव में माना जाएगा। अगर वेक्टर में ये है, अगर इसको हम मान ले आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये है आर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। कंफ्यूज ना होना, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। कुल मिला कहने का मतलब, जो फोर्स होता है दोनों का, उसको हम बराबर ही लिखते हैं। जो ये एफ ऑफ वन ड्यू टू सेकंड है, एफ ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट है, इसको क्या होता है, एफ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू एफ ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, हम पहले क्या माने, फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट क्या है, इक्वल है, जिसकी वैल्यू तो हमें ये पता ही है। तो अब इसके बाद लिखेंगे एफ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद हम ये चीज उठा के इसमें यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड के साथ आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट होगा, और ये यूनिट वेक्टर। इक्वेशन इसको सेकंड मान ले, फिर आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट लिखे हम अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, फिर आर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, एफ ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट के साथ क्या लिख देना, आर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ये इक्वेशन थर्ड है। अब हमने यहाँ पर देखा है F12 इक्वल टू F21 बराबर है दोनों, तो सेकंड और थर्ड वाले को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। तो हमारा सिंपल से ये क्या आ जाएगा, आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू आर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ये क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। बस इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे ये होता है, मान लो कोई बॉल है, ये मान लो अर्थ है, इस पे कोई बॉल नीचे गिरी, 5 न्यूटन की फोर्स फोर्स यहाँ पे पड़ा बॉल की वजह से, तो इसके ऊपर पृथ्वी, अर्थ भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी 5 न्यूटन का, लेकिन वो अपोजिट होगा, इसलिए उसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। इक्वल होता है, अपोजिट होता है, इसलिए माइनस लगता है। तो यहाँ तक तो एकदम समझ में आ गया है, ये चीज आ गया। अब इसके बाद अगर हम इक्वेशन सेकंड देखें, अगर इक्वेशन सेकंड में हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट की जगह, ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, एफ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर स्क्वायर है। यहाँ आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं, आर ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं, माइनस यहाँ लिख दें, और यहाँ लिख दें आर ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। बस इसकी जगह ये दोनों बराबर था, तो हम इसकी जगह इसको आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम अब कंपेयर करें इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ
फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। बस इसमें यही चीज करना था। इसमें हमको क्या पता चला, एफ ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये देखो न्यूटन की थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। फोर्स इक्वल है, अब ये फोर्स वन है, ये फोर्स सेकंड है, मतलब फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑफ सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन क्या है, अपोजिट है। तो क्या कर दिया, न्यूटन के थर्ड लॉ को वेरीफाई कर दिया। बस कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म यही था। अच्छा, इसमें एक चीज और पढ़ते हैं। अगर हम कूलम्ब्स लॉ को और क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ को कंपेयर करें, तो कूलम्ब्स लॉ भी हम पढ़िए क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ सिंपल सा फोर्स कूलम्ब्स लॉ होता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल लॉ भी हम पढ़े होते, ये क्या होता है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। 11th में इसको पढ़े थे, अभी 12th में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अगर हम कंपेरिजन करें तो हम पाएंगे एफ इक्वल, इसको ऐसे लिख दे, एफ इसको ई लिख दे, ये इलेक्ट्रिक वजह से है, ये ग्रेविटेशनल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशनल है। एफ ई जो होता है इक्वल टू आता है एफ जी, मगर ये कितना होता है यहाँ पे, 10 × 10⁻39। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बहुत 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 ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से चिपकती नहीं, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है इससे। तो चलो अभी एक क्वेश्चन भी करते हैं इसके ऊपर। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ इतना एंड इतना प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कहने मतलब दो स्फीयर हैं, एक ये इसके पास चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, इसके पास भी चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और ये रखे हैं 30 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर, या तो इसको ऐसे बोल दे 0.3 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में लिया जाता है, चार्ज कूलम में, डिस्टेंस मीटर में, तो 0.3 मीटर। अब इसके दोनों बीच का फोर्स बताना है। अभी हमें फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल टू कूलम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो हमें पता है 9 × 10⁻9। अगर इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे, अब बाकी के की वैल्यू पता है, हमें क्यू वन की वैल्यू पता है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, क्यू टू की वैल्यू पता है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, आर की वैल्यू पता है 0.3। तो बस इसको फॉर्मूला रख दो और फोर्स की वैल्यू वैल्यू निकल आएगी। बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसे खुद से सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। कहने का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज ये, एक पॉइंट चार्ज ये। अगर इन दोनों को हम सम कर देते हैं क्या आता है, 7 माइक्रोकूलम। दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 1 न्यूटन की फोर्स से, व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। जब कब 1 न्यूटन के फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जब ये 30 सेंटीमीटर पे रखे हों फ्री स्पेस में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस। हमें ये पता है दोनों चार्जेस का सम कितना है, 7 माइक्रोकूलम। अच्छा, अगर हम एक चार्ज को x मान लें तो दूसरे वाले चार्ज को क्या मानेंगे, 7 - x। ये चीज याद रखो बस। बाकी हमें कूलम्स लॉ तो पता ही है क्या होता है, F यहाँ लिखते हैं अगले पेज में, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें F पता है, F कितना होगा यहाँ पे, 1 न्यूटन, क्योंकि 1 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पे रिपेल हो रहा है, तो F कितना हो गया, 1 न्यूटन। के की वैल्यू तो हमें पता ही है 9 × 10⁻9। क्यू वन क्यू टू की वैल्यू अगर हम Q1 को मान लें x, अच्छा इंटू 10⁻⁻6 लगा दें, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू होती है ये 10⁻⁻6 होती है। भाई यूनिट में लिखना होगा ना यहाँ पे,
यहाँ पे माइक्रो कूलम है, लेकिन इसको कूलम में लिखना होगा, तो ये हो गया कूलम में। 10⁶ लगा दिए तो हो गया कूलम में। जब Q1 x हो गया तो Q2 क्या होगा, 7 - x, जो बचा होगा 7 में से वो Q2 होगा, इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया। और यहाँ पे अब किसकी वैल्यू बची है, आर की। आर की वैल्यू तुम्हें पता है, यहाँ पे ये देखो 30 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे, आर आ जाएगा 0.3। अब बस कुछ नहीं, सारी वैल्यू उठा के फॉर्म रख देना। एफ की जगह 1 रखा गया, 1 इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 की जगह क्या रख दिया गया, x इंटू 10⁻⁻6। Q2 की जगह क्या रखा गया, 7 - x इंटू 10⁻6 अपान 0.3 का स्क्वायर। इसको इधर ले लिया गया तो क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻⁻2। बाकी जो बचा है, अगर इसको हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लिख देंगे 9 इंटू 10⁻9 - 12 x लिखेंगे, 7 - x। थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। अब आगे मैंने यहाँ पे इसके बाद में मैंने कैलकुलेट किया तो ये है 10 इक्वल टू x बाई 7 - x। ये थोड़ा सॉल्व करने पे इसको पॉज करो, पॉज करके अपने आप सॉल्व करो। तो ये इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसे हम सॉल्व करेंगे, किसमें टूटेगा, 7 है तो 2 और 5 में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 x - 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम और x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 5 माइक्रो कूलम। तो इसमें हमसे जो पूछा था, कैलकुलेट द ईच चार्जेस, चार्ज 1 और 2 की वैल्यू बताओ। इनका सम तो दिया था 5 to 7, लेकिन अलग अलग बताना था। एक की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, एक की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम। इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो देखना।